हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छी आवाज़ आपको किसकी लगती है? अभी बताओ, अभी कौन सी आवाज़ अच्छी लग रही है, ए वाली या ए वाली? कौन सी मोटी लग रही है, ए वाली या ए वाली? कौन सी मोटी लग रही है आवाज़? टिक 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 टिक, कौन सी वाली? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी आवाज़ अच्छी लगी, ठीक है? फिर हम लोग ड्रम बजाएंगे। ठीक है, देखो आज हमें पढ़ना है ना साउंड, इसीलिए मैं आपको ऐसे ऐसे साउंड सुना रही हूँ। वैसे तो आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे हो, उसमें क्या है। तो देखो, जब हमने क्या किया, कोई चीज़ हमने बजाई, टिक 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 टिक, ठीक। अभी क्या हो रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अभी हमने ऐसे टच किया, कोई आवाज़ सुनाई दी? आवाज़ सुनाई दी नहीं ना? अब आवाज़ सुनाई दी? अब सुनाई दी? अब भी नहीं सुनाई दी ना? यानी कुछ तो है इस स्पीड में, इस स्पीड में कुछ तो है ना जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमें तरंग के बारे में पढ़ाया जाता है, आवाज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, ध्वनि के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें इसका सबसे शुरुआती दौर ये नहीं बताया जाता है कि ध्वनि की शुरुआत कैसे होती है। कोई नहीं बताता, सब बोलते हैं ना। पता है एग्जाम्पल क्या देते हैं? पानी में जब आप पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, तरंगे बननी शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल यहीं से आता है ना। जब भी हमको तरंग पढ़ाया जाता है या ध्वनि पढ़ाया जाता था तो एग्जाम्पल क्या देते थे टीचर? जैसे ही आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हो तो यहाँ से तरंगे बननी शुरू होती हैं, ठीक है। और उसके बाद बताते थे कि यह जो तरंगे हैं ना, यह कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, पानी की सतह पे बन रही हैं, ओके। और ध्वनि हमें तब सुनाई देती थी जैसे ही हम छपाक से पत्थर मारते थे, पत्थर हम फेंकते थे और डब की आवाज़ हमें सुनाई देती थी। और ये तरंग बनते 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 यहाँ तक पहुँच जाती थी। बचपन में हम ये तरंग देखते रह जाते थे, आवाज़ हमें पहले सुनाई देती थी और ये तरंग किनारे पर जाके लास्ट में टकराती थी। हमें समझ ही नहीं आता था कि आवाज़ आती कहाँ से है आखिर। बाद में पता चला जब हमने खुद से पढ़ा कि आवाज़ इन तरंगों की वजह से नहीं आती, आवाज़ इस तरंग की वजह से आती है। ये जो हमने टकराया ना, तो यहाँ से जो निकला वो वायु में आया और वहाँ से हमें आवाज़ सुनाई दी। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में, क्या होती है ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि में कौन सी तरंग होती है और साथ में कैसे हम इसके क्वेश्चन करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तैयार हो आप? तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, जो ध्वनि होती है ना, यह क्या होती है कि जब भी कोई कंपन होता है कहीं, ठीक है, कंपन, लेकिन यह कोई भी कंपन नहीं, एक निश्चित दर से अधिक का कंपन, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एक सेकंड में अगर 20 से ज़्यादा कंपन हो, ठीक है, 20 से ज़्यादा कंपन हो, या एक सेकंड में अगर 20,000 से कम कंपन हो, ठीक है, तो हमें आवाज़ सुनाई देगी। अब यानी अगर हमने इसको ऐसे टच किया तो एक कंपन जो हुआ यहाँ पर हवा है ना हमारे चारों तरफ, यहाँ हवा है, तो इस हवा में अगर हम इस पेन को ले गए, धीरे से हमने टच किया, कुछ आवाज़ सुनाई दी? नहीं ना। कंपन तो हुआ होगा वायु में, लेकिन वायु इस समय माध्यम का काम कर रही है, यहाँ पे कंपन भी हुआ, लेकिन ये कंपन क्या था? 20 से कम था। एक सेकेंड में 20 से कम कंपन हुए, हमें आवाज़ नहीं सुनाई दी, ठीक है। अभी हम ऐसे ले गए, अभी सेकंड से भी कम टाइम लगा और हमें आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, डक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आवाज़ हमें क्या सुनाई दी? यानी यहाँ पर 20 से ज़्यादा कंपन हुए एक सेकंड के भीतर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये जाने कि आवाज़ हमें सुनाई कब देती है? जब कोई वस्तु, ठीक है, माध्यम में चलती है। कोई भी वस्तु अगर माध्यम में चल रही है तो उसके साथ माध्यम के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अभी यहाँ पर हवा है ना, और हवा के बारे में हम क्या जानते हैं? गैस के बारे में, सीधी सी बात करें गैस के बारे में, तो हम क्या जानते हैं? गैस के कण, ठीक है, ऐसे बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? कंपन होगा। ये क्या कर सकते हैं? इनमें दो तरह से कंपन हो सकते हैं, या तो ये अपनी जगह पे ही कंपन करें या यहाँ से जाके दूसरे से टकरा जाएं, ठीक है। दोनों तरह के कंपन हो सकते हैं ना इसमें। ठीक ऐसे ही
अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होता है, सभी जो इसके अणु हैं एक दूसरे के पास होते हैं, यानी अगर इसके कणों की बात करें तो क्या है, एक दूसरे के काफ़ी पास है। तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी ही जगह पे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ऐसे कंपन करेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं ना, ये अपनी जगह को छोड़ के नहीं हट सकते। ओके, तो यहाँ पर जो कंपन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हर एक जो है, अगर एक टुकड़े की बात करें, एक कण की, तो एक कण 1 2 3 कणों से जुड़ा हुआ है। तो जब एक कंपन करेगा तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ वो भी कंपन करेगा ना, फिर इसके साथ जो जुड़ा होगा वो कंपन करेगा। तो यह एक कण 3 कणों को कंपन के लिए कर रहा है, मतलब ये कर रहा है कि वो 3 कण कंपन करें, ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो, ठीक है। बाकी ये 3 अपने आसपास के सभी कणों को कंपन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है, कि एक कण कंपन कर। तो यही वजह होती है कि सॉलिड में हमें आवाज़ ज़्यादा तेज सुनाई देती है। जैसे अगर हमने इसको किया, आवाज़ सुनाई दी ना, अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हवा में मैं कर रही हूँ, आवाज़ कोई सुनाई दे रही है नहीं ना, यानी अगर सॉलिड में कभी भी कोई आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि सॉलिड अगर माध्यम है तो उसके कण ज़्यादा कंपन करते हैं। समझ में आया। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के कण क्या होते हैं, थोड़ी दूर पे होते हैं, सॉलिड की तुलना में थोड़ी दूर पे होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कंपन ज़्यादा कर सकते हैं, दूरी मतलब कंपन ज़्यादा दूर तक कर सकते हैं, और क्या होगा, लेकिन कम कणों को या कम कणों पर निशाना लगा सकते हैं, मतलब कम को से टकराएंगे ना, उतना ज़्यादा थोड़े टकराएंगे जितना कि ये सॉलिड वाले टकरा रहे थे, तो एक कम से टकराएंगे। तो इसलिए सॉलिड की तुलना में लिक्विड में आवाज़ कम आती है, और लिक्विड की तुलना में गैस में आवाज़ कम आती है, यानी गैस या वायु जो भी आपको हो, ठीक है। तो अब समझ में आया कि इसी वजह से जब आप किसी जैसे कि अगर घर में बर्तन गिरे, ठीक है, तो बड़ी तेज झंझन 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 की आवाज़ आती है ना, बट अगर बाल्टी का पानी गिर जाए आवाज़ कम आएगी। छत पर से आप नीचे, जैसे अगर मान लो ऊपर से कोई टीन ऊन गिरा दो आप, टीन का बर्तन, तो क्या होगा, बड़ा तेज आवाज़ आएगा, झनाक। लेकिन अगर ऊपर से एक बाल्टी पानी गिरा हो तो कम आवाज़ आएगी, और हवा तो कितनी सारी है, कोई आवाज़ नहीं आती ना। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहती थी कि साउंड में तरंग की जो गति होती है वह ज़्यादा होती है किससे, लिक्विड की तुलना में, और लिक्विड में गैस की तुलना में या वायु की तुलना में जो गति होती है वह ज़्यादा होती है, किसकी, ध्वनि या तरंग की, ठीक है। अभी हम ध्वनि चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन तरंग की भी यही हालात होते हैं, तरंग के भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। अब दूसरी चीज़ और आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर चंद्रमा पर कोई विस्फोट हो जाए, ठीक है, तो वह विस्फोट की आवाज़ हमें कितनी देर में सुनाई देगी, बहुत बार आपने सुना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप हमेशा ये सुनते रहते हैं या आपको पता भी है कि जो सूरज है उसमें लगातार नाभिकीय संलयन हो रहे हैं, और सूरज का आकार तो आपको पता ही है कितना सब बड़ा है। तो इतना बड़ा सूरज, उसमें लगातार नाभिकीय संलयन हो रहे हैं, नाभिकीय विखंडन हो रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ हम तक कभी नहीं आती। कभी आती है क्या, नहीं आती ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें अपने वायुमंडल की, ठीक है, ये वायुमंडल है, यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फियर है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है। यहाँ पर सभी जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वे कहाँ होती हैं, यहाँ ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। यहाँ ये है ओजोन परत, यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत है, और यहाँ पे वायु संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं हैं यहाँ पर होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है। यहाँ की आवाज़ हमें सुनाई देती है। इसके ऊपर अगर कुछ होता होगा तो हमें सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं सुनाई देता ना। क्यों नहीं सुनाई देता, क्योंकि अगर बात हम ऊपर की करें, यहाँ अंतरिक्ष की बात करें, तो अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है। निर्वात का मतलब खाली स्थान जहाँ की वायु भी नहीं है। निर मतलब नहीं, वात मतलब वायु, तो बिना वायु का जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। वात मतलब वायु होता है, निर मतलब नहीं होता है, तो ठीक है। तो अच्छा ध्यान देना, मैं नीर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं निर की बात कर रही हूँ, ठीक है। निर मतलब नहीं होता है, ये निर मतलब तो जल होता है, तो निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं है, ठीक है। तो
जो निर्वात है, अंतरिक्ष है, यहाँ पर चाहे जितना भी शोर हो हमें कभी भी सुनाई नहीं देगा। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुँच जाए या कुछ भी अंतरिक्ष में जो चीज़ हो वहाँ पर चाहे विस्फोट भी हो तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ निर्वात है। अर्थात यहाँ से दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली, ये ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब हम बात करें आगे। अब हमने कहा कि ध्वनि कैसे चल रही है, तरंग के रूप में। ध्वनि को हमने देखा नहीं, ठीक है, हमने क्या किया, उसे महसूस किया है। यानी ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। और ऊर्जा किस रूप में चल रही है, तरंग के रूप में चल रही है। किस रूप में चल रही है, तरंग के रूप में चल रही है। अब हम बात करें तरंग की, तो तरंगें हो जाती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझ लो, अनु मतलब होता है की ओर, क्या होता है, की ओर, या ट्रांस का मतलब होता है फैला हुआ। ट्रांस का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, ठीक है। प्रस्थ मतलब फैला हुआ। इसके साथ अनु की मतलब की ओर, और दैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई में। दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, लंबाई में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या है, लॉन्ग, यहाँ पे एक वर्ड है लॉन्ग, यहाँ से आपको समझना है इसलिए बता रही हूँ। और ट्रांस का मतलब होता है फैलना। ट्रांस का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, ओके। तो और प्रस्थ का मतलब भी होता है फैला हुआ। तो अब देखो यहाँ से समझो, ये दो तरंगे कौन कौन सी होती हैं, कैसे काम करती हैं। जो अभी हमने आपसे कहा था कि हमारे टीचर्स ने बताया था कि जब आप पत्थर पानी में फेंकते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, कि जहाँ आपने पत्थर फेंका था उसके चारों तरफ एक गोल गोल सी आपको रिंग दिखाई देती है, और ये रिंग कहाँ तक जाती है, किनारे तक जाती है। कहाँ तक जाती है रिंग, किनारे तक जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हमें बताई गई, तो ये हमें दिखाई देती है ना। ये जो तरंगे जा रही होती हैं गोल 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 गोल, तो ये क्या होती हैं, हमें दिखाई देती है। और कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है, जब उसमें क्या होता है, प्रकाश की वजह से। कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देगी, जब उसका प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये जो रिंग हमें दिखाई देती है, या रिंग क्या हो गई, प्रकाश की वजह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें वे किस तरह से चल रही हैं, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चल रही हैं, ठीक है। यह जो रिंग हमें दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है, प्रकाश की किरणों की तरह की वजह से दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिंग चल रही है वह कौन सी तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और ये क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह तरंग का, अगर मान लो तरंग ऐसे जा रही है, ठीक है, तरंग कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है बाहर की ओर, तो ये क्या करेंगी, अपने स्थान पर ही फैलेंगी, ठीक है। ऐसे ऊपर और नीचे जाएंगी। फैलने के लिए क्या कर सकती हैं, ऊपर और नीचे जा सकती हैं, ओके, ऊपर और नीचे जाएंगी, ठीक है। अब एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ठीक है। एक बार ऊपर जाएंगी और फिर ये ऐसे नीचे आएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे एक बार ऊपर जाएंगी और एक बार नीचे आएंगी, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हर तरंग, यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली जो तरंग है ना, ये यहाँ पर पहले ऊपर उठेगी, लेकिन जिस समय यह ऊपर उठ रही होगी उसी समय इसके बगल वाली जो तरंग, जो माध्यम का कण है, वो ऐसे नीचे आ रहा होगा। और ये तो तरंग चल रही है, ठीक है, यह इसका माध्य स्थिति है और तरंग इसी दिशा में चल रही है, ठीक है। तो तरंग की दिशा में, ठीक है, तरंग इस दिशा में चल रही है, और यह कण का माध्य स्थिति है, जो है, जो माध्यम है उसका ये माध्य स्थिति है। उस माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ये आती हैं, ठीक है। जैसे पानी क्या होता है, पानी एकदम बराबर है, और अभी क्या हुआ कि जब उसमें आपने पत्थर फेंका तो क्या हुआ, वहाँ से पानी थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ठीक है। जहाँ आपने पानी फेंका वहाँ पे गड्ढा हो गया और वहाँ वाला पानी थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ का पानी ऊपर उठा, उसके साइड वाला पानी नीचे की तरफ आपको लगा,
जब एक चीज़ ऊपर उठेगी तो उसके बगल वाली जो चीज़ होगी वो नीचे हो जाएगी ना। जैसे ऐसा समझो कि ऐसे मैंने किसी चीज़ को उठा दिया, तो अब यहाँ पर जो चीज़ थी वो हमको नीचे दिखाई देगी ना, ऐसे नीचे दिखाई देगी ना। और फिर हमने इसको क्या किया, फिर हमने ऐसे उठा दिया दूसरा वाला, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे गड्ढा बन गया ना। तो बस यही होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, ठीक है। और तरंग कैसे चल रही है, इधर चल रही है। तरंग कैसे चल रही है, इधर चल रही है। और ये कैसे चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ से मान लो ऐसे तरंग ऊपर उठी है यहाँ तक, और यहाँ ये तरंग चल रही है और यहाँ पे माध्यम का कण ऊपर उठा, तो यहाँ पर एक एंगल बना। यह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का होगा ना। यानी जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, वे माध्यम के कण के साथ क्या बनाती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम के साथ क्या करती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरंग में माध्यम के कण, ठीक है, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऊपर नीचे कंपन करें, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। समझ में आ गया। देखो मैं इसलिए ऐसे समझा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पूरा पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन एट लास्ट तक हमें ये समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। क्योंकि हमने फिजिक्स को एग्जाम्पल के तौर पे हमने नहीं समझा था, और जो एग्जाम्पल हमने समझे थे वो किताबों वाले एग्जाम्पल थे। उन एग्जाम्पल्स को एज ए किताबों की तरह ही समझाया भी गया था। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश की वजह से जो तरंगे दिख रही हैं, जो माध्यम के कण ऊपर और नीचे दिख रहे हैं, ये किसकी वजह से दिख रहे हैं, प्रकाश की वजह से। तो यहाँ पर कौन सी किरणें हो गई, प्रकाश की किरणें। इनमें कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। आ गया समझ में। अब दूसरा देखो, दूसरा हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की, तो अनुदैर्ध्य तरंग कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। लॉन्गिट्यूडिनल यानी ये ऐसे तरंग चल रही है, ठीक है, उसी की लॉन्ग में, ठीक है, उसी के लॉन्गिट्यूडिनल ये चल रही है। लॉन्ग मतलब लंबाई में, ठीक है। तो ये हो गई तरंग और ये हो गए माध्यम के कण, ठीक है, के कण। यहाँ पर क्या था, ये थी, यहाँ पर ये थी तरंग और ये थे माध्यम के कण। अब देखो तरंग क्या है, ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा तो हमें दिख नहीं सकती, हमें क्या दिखेगा, माध्यम के कण हमको दिखेंगे। माध्यम के कण जो बहुत ज़्यादा कण हैं तो एक साथ हमें दिखाई देते हैं ना। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा तो कभी नहीं दिखाई दे सकती, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम माध्यम के कण के अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माध्यम के कण जब ऐसे सीधे चलने लगे, तरंग की दिशा में चलने लगे, तो उसे कौन क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे, ठीक है। इनको आप कैसे कह सकते हैं कि जिस तरंग में, जिस ये तरंग चल रही है, तो जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा, तरंग जिस दिशा में चल रही है उस दिशा, तो तरंग, ठीक है, तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के अनुदिश, ठीक है, लंबवत नहीं अनुदिश कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। और इसको आप कहाँ देख सकते हैं, स्प्रिंग में। कहाँ देख सकते हैं, स्प्रिंग में। स्प्रिंग ऐसे होता है ना, ठीक है। तो कभी ऐसा देखा है क्या कि स्प्रिंग ऐसे गति करे, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कभी ऐसा देखा है, नहीं देखा ना। हमेशा कैसा देखा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, हमेशा ऐसा ही देखा ना। कभी एक जगह काफ़ी पास आ गए, कभी दूर हो गए, कभी पास आ गए, कभी दूर हो गए, ठीक है, यही देखा है ना आपने हमेशा। तो बस यही होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब दोनों में हम थोड़ा सा अंतर और बताते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊंचाई हो रही है और फिर गहराई हो रही है। क्या हो रहा है, ऊंचाई हो रही है और फिर गहराई हो रही है। तो जब ये ऊंचाई होती है तो इसे क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। जो ऊंचाई होती है ना, सबसे अधिक ऊंचाई, उसे श्रृंग कहते हैं, ठीक है। और जो गहराई होती है उसे हम गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। पानी के भीतर ये आपको कभी नहीं दिखाई देगा, पानी के भीतर कभी नहीं दिखाई देगा, यह सिर्फ आपको पानी की सतह पर ही दिखाई दे सकता है। कहाँ दिखाई दे सकता है, पानी की सतह पर, ठीक है, पानी के भीतर, अंदर कभी नहीं दिखाई देगा। ओके,
यह देखो यहाँ पर क्या हुआ, कभी ये पास पास आए, ठीक है, कभी ये पास पास आए, तो जब पास पास आए तो इसे क्या कहेंगे, संपीड़न, ठीक है, क्या कहेंगे, संपीड़न कहते हैं, यानी कंप्रेशन। और जब भी कभी कभी दूर चले जाएं तो क्या कहेंगे इनको, विरलन, विरलन मतलब पतला होना, ठीक है, विरलन कहते हैं। जब भी दूर दूर चले जाएं तो क्या कहेंगे इनको, विरलन कहेंगे, ठीक है। और जब पास आए तो संपीड़न कहेंगे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जब ये पास पास आते हैं तो एक खास बात होती है, यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6, इतनी दूरी में 6 हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4, इतनी ही दूरी में क्या है, सिर्फ 4 हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर इनके बीच में दबाव बढ़ा, क्या बढ़ा, दाब, दबाव को क्या कहेंगे, दाब। और साथ में इनकी संख्या बढ़ी तो क्या बढ़ा, घनत्व बढ़ा, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में ना तो घनत्व और ना ही दाब, कुछ किसी की बात नहीं की हमने, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर घनत्व और दाब का असर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों में। यही वजह है कि जो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, वे आवाज़ें कैसे सुनाई देती हैं, कभी दूर से अगर आवाज़ आ रही हो तो वो आवाज़ें हमें सुनाई देंगी, और ठीक है, फिर तेज सुनाई देंगी, धीमी सुनाई देंगी। इसी का यूज़ तो करते हैं गाने में, जो लोग गाते हैं तो अपनी क्या करते हैं, पिच को कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं। तो कभी आपको किसी की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है, फिर क्या कहते हैं उसको, सुर को चढ़ाना, हाँ, सुर को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि अनुप्रस्थ तरंगे किस में दिखती हैं, प्रकाश में, और अनुदैर्ध्य किस में, अभी तक जिसकी बात कर रहे थे वह हो गया ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि कैसे चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, और अनुप्रस्थ के रूप में प्रकाश चलता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ पर चल रही हैं, अनुदैर्ध्य तरंगों की अगर बात करें तो इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की, बिना माध्यम के यह नहीं चल सकते, और ये तीनों ही माध्यम में चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, ये जो प्रकाश की तरंगे हैं ना, प्रकाश की तरंगे ये अनुप्रस्थ होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चलेंगी, जहाँ पर दृढ़ता होगी, कहाँ पर चलेंगी, जहाँ पर दृढ़ता होगी। और दृढ़ता कहाँ पर होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में तो दृढ़ता होती ही नहीं है। तो जो सॉलिड होता है उसमें पाई जाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे या प्रकाश किस तरंग में चल सकता है, ठीक है। तो प्रकाश या अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ पे चलेंगी, सॉलिड में, या फिर लिक्विड का ऊपरी परत में, द्रव या पानी के ऊपरी परत में। ये पानी है ना पूरा, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी परत में ही ये दिखाई देंगे। समझ में आ गया कहाँ कहाँ दिखाई देती है ये, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ें, इसके बारे में और जाने थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया कि क्या होता है, यह माध्यम का साम्यावस्था है, कोई माध्यम जिसमें कि तरंग चल रही है, ठीक है। ये माध्यम का साम्यावस्था है, इसमें क्या हुआ, ऐसे तरंग चली, ठीक, ऐसे तरंग चली, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुई, इसका श्रृंग बना, क्या बना, श्रृंग बना, और यहाँ का क्या बना, गर्त बना, ठीक है, श्रृंग और गर्त बना। तो ये जो श्रृंग बना ना, तो सबसे जो ऊपरी श्रृंग होता है, सबसे जहाँ पर ऊंचाई सबसे ज़्यादा हो, मध्यावस्था या साम्यावस्था से श्रृंग की ऊंचाई जहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ये एक दूरी हो गई ना, क्या हो गई, ये दूरी हो गई ना, विस्थापन। तो इस दूरी को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं, आयाम। क्या कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद दूसरा देखो, यह ऊपर भी होगा और यहाँ पर नीचे भी। जब सबसे ज़्यादा ऊंचाई हो या सबसे ज़्यादा गहराई हो, तो इस दूरी को साम्यावस्था से लेकर यहाँ जो श्रृंग या गर्त की सबसे ज़्यादा ऊंचाई या सबसे अधिक गहराई वाली दूरी है, उसे क्या कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, ठीक है। ये टाइम पीरियड क्या होता है, जब तरंग चल रही होती है, ठीक है,
अच्छा ये सब मैं किसके बारे में बता रही हूँ, माध्यम के कण के बारे में। यहाँ पर ये जो चल रहा है क्या है, माध्यम का कण है ना, माध्यम का कण है, ठीक है। तो माध्यम के कण के बारे में, आयाम किसका होता है, माध्यम के कण का होता है। तरंग तो सीधी चल रही है ना, तरंग तो सीधी दिशा में चल रही है, और जिस माध्यम में चल रही है उस माध्यम का आयाम होता है, ठीक है। आवर्त काल भी इसी माध्यम के कण का होगा, किसका होगा, माध्यम के कण का होगा, ओके। अब देखो जो आवर्त काल होता है वह किसके बराबर होता है, ये यहाँ से ये चला, ठीक है, यहाँ से अगर हम मान लें एक श्रृंग से अगले श्रृंग तक की जो ऊंचाई है, एक श्रृंग से अगले श्रृंग तक की जो ऊंचाई है, जो दूरी है, ये जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यह इसने जितने समय में पूरा किया, इसमें इसने क्या किया, एक चक्कर लगाया, यहाँ से यहाँ आया, फिर पूरा नीचे और फिर यहाँ, तो आधा इसमें का और आधा इसमें का, एक हो गया ना। या एक है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, इसी को हम यहाँ से कहते हैं एक श्रृंग से लेकर अगले श्रृंग तक की दूरी। यह जो दूरी है, यह दूरी इसने जितने समय में पूरी की, यह इसका आवर्त काल कहलाता है, ठीक है, टाइम पीरियड। इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है, ये एक जितनी इसने एक कंपन पूरी करने में जितना इसने समय लिया, ठीक है, या ये कहें कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक, या एक गर्त से अगला यहाँ पर जो गर्त बनेगा उस गर्त तक पहुँचने में जो समय लिया माध्यम के कण ने, उसे क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे, ठीक है। तीसरा समझो, तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, यानी फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक ये था कि जितने समय में, जितने समय में, ठीक है, एक कंपन पूरा हो, एक कंपन पूरा हो, ठीक है, किसका, माध्यम के कण का। यहाँ पर आवृत्ति एक सेकंड में, एक सेकंड में जितने कंपन हो, जितने कंपन हो, ठीक है। अब देखो इसी की वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। अगर एक सेकंड में 20 से अधिक कंपन हुए, ठीक है, एक सेकंड में 20 से अधिक कंपन हुए तो ही हमें आवाज़ सुनाई देगी। और इसका अगर हम मात्रक कहें तो इसका मात्रक होता है सेकंड टू पावर -1, ठीक है। क्या होता है, सेकंड टू पावर -1, ठीक है। एक सेकंड में जितने कंपन करें, यही वजह है कि जैसे कि मच्छर देख लो, मच्छर भिन भिन करते हैं ना कानों के पास आके, वे क्या होते हैं, बहुत तेजी से कंपन कर रहे होते हैं, इस वजह से वो हमें सुनाई देता है। जबकि अगर आसपास कोई चिड़िया उड़ रही हो तो चिड़िया की आवाज़ हमें नहीं पता चलती ना, चिड़िया उड़ रही है तो उसके उड़ने की, उसके पंखों की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती। लेकिन वही अगर मच्छर भिन भिन कर रहा है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वह अपना संतुलन बनाने के लिए बहुत तेज़ी से अपने पंखों को हिला रहा होता है। और जब बहुत तेज़ी से उसे हिलाएगा तो एक सेकंड में बहुत बार हिलाएगा, ज़्यादा बार हिलाएगा, तो इसीलिए हमें आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो जो आवृत्ति होती है वो क्या होता है, सेकंड टू पावर -7। अब आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध भी होते हैं, तो क्या संबंध होते हैं उसको देख लो। हमने क्या कहा कि अगर जितने समय में एक कंपन पूरा हो, तो मान लो कि टी समय में, ठीक है, टी समय, या अगर हम समय की बात करें तो हम सेकंड में मांगते हैं, ठीक है, तो टी सेकंड में किया गया कंपन अगर एक हो, ठीक है, किया गया कंपन, तो हमने क्या कहा था कि जितने समय में एक कंपन पूरा हो, तो ये क्या हो गया, इसका आवर्त काल हो गया। टी सेकंड में उसने एक कंपन किया तो क्या होगा, उसका आवर्त काल हो गया, ठीक है। अब हमने कहा कि एक सेकंड में कितना कंपन होगा, कितना कंपन होगा, अगर टी सेकंड में एक कंपन हो तो एक सेकंड में कितना कंपन होगा, 1/t। समझ में आया, टी सेकंड में एक कंपन हो रहा है तो एक सेकंड में कितना कंपन, 1/t हो गया, ठीक है। और इसी को एक सेकंड में जो कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी आवृत्ति, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं n से, किससे, n से। तो n = 1/t, ओके।
तो अब हम जरा क्वेश्चन कर लें इस पर, इससे जो क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। तो अब बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ कि एक स्वरित्र है, ठीक है, एक स्वरित्र जिससे कि आवाज़ निकाली जाती है, तो एक स्वरित्र 5 सेकंड में 1000 दोलन करता है, ठीक है। दोलन का मतलब वही हो गया कंपन, आना और जाना, ठीक है। तो जहाँ टकराएगा वहाँ कंपन होगा, तो 1000 दोलन करता है, ठीक है। इसकी आवृत्ति बताइए, ठीक है, n फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, और साथ ही इसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल क्या होगा, ये दोनों आपको बताना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? एक स्वरित्र 5 सेकंड में 1000 दोलन करता है, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी और आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो हम बताते हैं, आप भी करो, कॉपी लो और उठाओ, करो इसको। आवृत्ति बराबर क्या होती है? 1 सेकंड में कंपन की संख्या, ठीक है, 1 सेकंड में कंपन की संख्या, यही होती है ना आवृत्ति। तो यहाँ इसने क्या कहा कि 5 सेकंड में 1000 करता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 5 सेकंड में 1000, ठीक है। तो इसलिए 1 सेकंड में कितना होगा? 1000 बटा 5, ठीक है, 5 10 200, ठीक है। तो n = 200, ठीक है, ये आ गया इसका आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक क्या था? सेकेंड टू पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से आपने आवृत्ति निकाली। अब पूछ रहा है आवर्तकाल, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या था कि एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। आवर्तकाल क्या था? 1 सेकंड में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और हमने क्या जाना था? n = 1/t, ठीक है, n = 1/t। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? t = 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई और करें तो यहाँ से a इधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति, ठीक है। तो t = 1/200, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो तो पॉइंट हो जाएगा, फिर 0 10, फिर 0 डबल 10 हो गया, और ट्रिपल 10, तो यहाँ पे 2 5 10, ठीक है, 0.05, ठीक है। ये क्या हो गया? आवर्तकाल। और काल है तो काल का मतलब क्या हो गया? समय। तो समय को क्या लिखते हैं? सेकंड में। आ गया समझ में ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करें, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर अब आवृत्ति हमने बता ही दी थी, और क्या हमने आपको बता दिया? आवर्तकाल बता दिया। तो अब हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कंपन हुआ ना, यह कंपन किसका था? माध्यम का। ये माध्यम का कण कंपन कर रहा है, ठीक है। अब एक कंपन में माध्यम का जो कण है उसने एक कंपन किया, ठीक है। इसके एक कंपन में तरंग ने जितनी दूरी तय की, ठीक है, इसके एक कंपन में माध्यम के एक कंपन में तरंग ने जितनी दूरी तय की उसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और एक किसके लिए है? इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। और यह किसके लिए है? तरंग के लिए है। किसके लिए? तरंग के लिए। अब तक जो हमने आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति बताई वो किसके लिए था? माध्यम के कण के लिए था। और माध्यम का कण एक आवर्तकाल, एक मतलब जब एक को पूरा करता है, एक कंपन पूरा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में जितना समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। तो एक कंपन उसने जितने देर में पूरा किया, ठीक है, उतने में जो दूरी तरंग ने तय की, ठीक है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। ये चौथा हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। इसे हम लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम ज़रा रिलेशन देख लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य का और रिलेशन क्या होता है इनके साथ। तो इसके हम क्वेश्चन के आधार पे करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके लेते हैं। एक तरंग की चाल, क्वेश्चन है, एक तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकंड है,
ठीक है, ये चाल है, इसकी तरंग की चाल है, 300 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि की चाल माध्यम में अलग अलग होती है, हर माध्यम में अलग होती है। जब हम, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में ध्वनि सबसे तेज होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। तो गैस में अगर हम ध्वनि की चाल कहें तो वह होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक किसमें हो गई, वायु में या गैस में, ठीक है। वायु में अगर हम बात करें ध्वनि की चाल की तो 332 मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का कितना होता है वायु में, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी ज़्यादा है, प्रकाश की। तो पहले कौन पहुंचेगा, प्रकाश पहुंचेगा, ध्वनि बाद में पहुंचेगी। यही वजह है कि हमें जब भी बिजली चमकती है या हम जब टीवी खोलते हैं, टीवी ऑन करते हैं ना, तो हमें पहले क्या दिखता है, स्क्रीन की चीज़ें दिखाई देती हैं, आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत तेज है, तो इसीलिए जो बिजली कड़कती है तो हमें पहले बिजली का कड़कना दिखाई देता है, आवाज़ थोड़ी देर बाद हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि एक तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो आवृत्ति है वह आवृत्ति क्या है, आवृत्ति 600 हर्ट्ज है, ठीक है, ठीक है, क्या है, 600 हर्ट्ज है, ठीक है। ये आवृत्ति का मात्रक जो होता है 10⁻⁻1, उसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। अब है तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके साथ, सॉरी ये लैम्डा में ही नहीं होता, लैम्डा ज्ञात करें तो साथ ही आपको क्या ज्ञात करना है, आवर्त काल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवर्त काल। तो आवर्त काल आप ज्ञात कर सकते हो यहाँ से। आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल बराबर 1/फ्रीक्वेंसी या फिर n/n, ठीक है। तो आवृत्ति यहाँ पर दिया हुआ है तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो आवर्त काल 1/n, ठीक है, 1/600, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो जो तरंग दैर्ध्य होती है वह किसके बराबर होती है, तरंग दैर्ध्य किसके बराबर थी, जो माध्यम का कण है वह एक कंपन जितने देर में कर रहा है उतने देर में कितनी दूरी तय की है तरंग ने, ठीक है। तरंग ने जितनी दूरी तय की उसी को हम कहते हैं उसकी क्या, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 सेकंड में जो चली गई दूरी थी, जो 1 सेकंड में तरंग की जो चली गई दूरी होती है ना 1 सेकंड में, अभी जो आवर्त काल में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य, यहाँ से समझो आवर्त काल, ठीक है। आवर्त काल में तरंग की दूरी, तरंग द्वारा चली दूरी, तरंग द्वारा चली दूरी ये होती है बराबर तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें 1 सेकंड में, ये आवर्त काल हो गया, 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली दूरी, ठीक है, 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली दूरी, इसको हम कहते हैं तरंग का वेग। क्या कहते हैं, तरंग का वेग या तरंग वेग, इसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो v होता है ना, 1 सेकंड की दूरी है तो v = λ/t, ठीक है। क्या हो गया, 1 सेकंड में λ/t, यहाँ से निकालो ना, आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, ठीक है। यानी t समय में चली गई दूरी, आवर्त काल यानी t, तो t समय में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के बराबर होती है। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, λ/t हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ वही चीज कह रहा है कि 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी जिसे कि हम तरंग का वेग कहते हैं वो क्या हो जाएगा, λ/t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको नोट कह सकते हैं ना कि λ × 1/t, ठीक है। और 1/t का मान क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो तरंग का वेग है वह किसके बराबर होता है, λn के बराबर होता है। यानी तरंग दैर्ध्य इंटू ये क्या है, आवृत्ति के बराबर होता है तरंग का वेग, ठीक है। तो हमने कहा था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, आवृत्ति इतनी है तो तरंग दैर्ध्य बताइए।
तो अभी हमने क्या निकाला, v इज इक्वल टू लेमडा एन। तो लेमडा हमें पता करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान एन। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, यहाँ पर v दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 और बटा क्या हो जाएगा इसका n 600। ठीक है, अब आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा आंसर। और इसका दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो इतना मीटर। ओके, अब आप आंसर खुद निकाल लेना। ठीक है, तो बस इतना आज। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। और अभी वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी इसके हिलने की वजह से, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है ना, मतलब यहाँ भी कंपन हो रहा है, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। क्यों नहीं आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि ये कंपन 20 हर्ट्ज से कम था, यानी आवृत्ति क्या है 20 से कम थी। ठीक है, इसलिए आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी है। अच्छा, ये कंपन कौन सा था, ये वाला, ये कंपन कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।